हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, उसका पार्ट 2। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। साथियों, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पहले समझते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या है? पारदर्शिता, मतलब कि ओपननेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी। फ्रीडम है इंफॉर्मेशन की, मेंबर्स को, पब्लिक के, मीडिया के, और जो लोग हैं उनके पास हक होता है, राइट होता है कि वो ये बात को जान सके कि किस तरीके से डिसीजंस लिए गए हैं रूटीन एज वेल एज पॉलिसी मैटर्स पे, चाहे ये बेनिफिट दे रहे हों या अफेक्ट हो रहे हों लोग उन डिसीजंस से, किस तरह से सर्विस दी जा रही है और कैसे और कब गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है। मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानी जाती, क्या वर्क प्रोसीजर है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें जब यहाँ पे लोगों को पता है, मेंबर्स क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द मेंबर्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट। सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, ट्रांसपेरेंसी ना मेरे साथियों एक मॉरल इशू भी है। ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तो ऐसा माना जाएगा कि ये ही रिस्पॉन्सिबल है जिससे सरकारें स्लो चलती हैं, इनएफिशिएंट हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं। कुछ छुपा के चलोगे तो करप्शन ही तो हो जाएगा ना। तो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के अंदर एक ऐसा क्लाइमेट बनाने की बात है जो सेल्फ रिस्ट्रेन हो, सेल्फ चेक हो, जिससे इर्रेगुलरिटी अवॉइड हो सके। अब ट्रांसपेरेंसी को देखा जा सकता है कुछ और डायमेंशन से भी, जैसे कि अगर ट्रांसपेरेंसी है पब्लिक डीलिंग्स में तो ये पक्का ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से केयरफुल यूटिलाइजेशन होगा पब्लिक फंड्स का। दूसरा कि अगर ट्रांसपेरेंसी है सरकार की फंक्शनिंग में तो इससे पब्लिक सर्वेंट्स डिसीजन और रैशनली ले सकते हैं और ऑब्जेक्टिवली ले सकते हैं। उनके पर्टिकुलरिस्टिक बायस उनका जो है फॉर सेक होगा इन फेवर ऑफ एनी पर्सन या कास्ट को लेके, है ना। किसी तरीके से कोई, आप ये समझिए कि बायसनेस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसा। दूसरी बात क्या कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की फंक्शनिंग में है तो इससे ज़्यादा होल्ड करेंगे पब्लिक सर्वेंट, ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे अपनी मिस हैंडलिंग के लिए पब्लिक टाइम और मनी की। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मदद करेगी एक्सपोज करने में काउंटर प्रोडक्टिव और इनहैबिट करने में रूल्स और प्रोसीजर, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा स्लो हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी डेवलप करती है एक अच्छा कॉर्डल रिलेशनशिप पब्लिक सर्वेंट्स और क्लाइंट्स के बीच में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंसी को लेके बातें हैं। अब ट्रांसपेरेंसी जब हम सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं ना तो ये ऐसा काम करवाती है, मेक देम फंक्शन मोर ऑब्जेक्टिवली। इसलिए इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। इंफॉर्मेशन जो भी है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सिटीजन्स को इनेबल करती है कि वो पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस प्रोसेस में बढ़िया तरीके से, है ना, इफेक्टिव तरीके से। तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल तरीके क्या हैं ट्रांसपेरेंसी को पाने में इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ तरीके मैं बता देती हूँ कि क्या है ट्रांसपेरेंसी को पाने में, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आप ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो। देखिए, पार्लियामेंट्री कंट्रोल जैसे कि क्वेश्चन सेशन, डिबेट्स वगैरह के माध्यम से। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, टाइम बाउंड डिलीवरी गुड्स और सर्विसेज की। उसके अलावा देखा जाए तो हम ओम्बड्समैन की बात करें अगर, ओम्बड्समैन जैसे लोकपाल और लोकायुक्त, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, ई गवर्नेंस हो, इससे आ सकती है। फ्री प्रेस हो, ठीक है, मीडिया फ्री है तो सब समझ लीजिए फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का ही। तो इन सब से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। अब देखते हैं द एज ऑफ द विसल ब्लोअर। ये क्या है थोड़ा समझिए। देखिए,
ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि अगर मान लीजिए तालमेल बन गया कुछ लोगों के बीच में जो गलत कर रहे हैं, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत लोगों के बीच में, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है फॉर एम्प्लॉयर्स कि एक ऐसा मैकेनिज़्म रखें जिसकी वजह से इनकरेज और प्रोटेक्ट हो एम्प्लॉयज़ जो रिपोर्ट करते हैं रॉन्ग डूइंग को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझे? अब समझिए बात क्या है। विसल ब्लोअर का पहले मतलब समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। भंडा फोड़ समझेंगे इसको, हिंदी में कह देंगे भांडा फोड़ने वाला, कि भैया आप हैं और आपने किसी कंपनी में काम करा, ठीक है, आप बढ़िया उस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब सीन क्या हुआ कि इस कंपनी में आप देख रहे हैं कि कुछ गलत काम हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये कंपनी में गलत काम हो रहा है, तो आपने देखा कि ये करने की वजह से या तो दो तरह से हो सकता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर आपने देखा कि चीज़ें गलत हो रही हैं और आपने उस चीज़ की जानकारी दे दी एक ऐसे अथॉरिटी को या ऐसे ऑफिसर को या ऐसे इस केस में मान लीजिए एम्प्लॉयर को, कि जिससे पता चल गया कि भाई ये लोग जो लोग गलत कर रहे हैं उनके बारे में आपने बता दिया कि ये चीज़ें गलत हो रही, तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना। अदरवाइज़ कहीं आपको मारने की बात हो या आपको कोई सिक्योरिटी का खतरा होगा तो आप बताएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर ऐसा मैकेनिज्म लाए जिससे प्रोटेक्शन मिले ऐसे लोगों को जो गलत चीज़ें हो रही हों उसके बारे में बता देते हैं। तो एक इंसान जो कंसर्न्स को रेज करता है, इंफॉर्मेशन को रिवील करता है अबाउट सच थिंग्स, उसे ही हम विसल ब्लोअर कहते हैं। मैंने आपको ये चीज़ तो समझा दी। अब विसल ब्लोअर्स एलिगेशंस लगा सकते हैं इंटरनली, मतलब कि वही मैंने बताया ना कि कंपनी के अंदर ही मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं, तो विसल ब्लोअर जो होगा वो उन लोग के खिलाफ इल्ज़ाम लगा के बताएगा, या एक्सटर्नली भी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मीडिया वगैरह वगैरह जिससे रिलेटेड होंगे। तो विसल ब्लोअर दोनों तरफ से हो सकते हैं। तो विसल ब्लोअर जो है, विसल ब्लोइंग जो है, ये कार्य करना ये बहुत बढ़ गया है 2007-8 के बाद से लोग ये काम करते हैं। फाइनेंशियल सिंस दी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2007-8 में, इससे क्रैकडाउन हो गया था कॉरपोरेट करप्शन और कंक्लूजन का। तो विसल ब्लोइंग हैज़ बीन ऑन इंक्रीज सिंस 2007-8। नंबर ऑफ टिप्स जो रिसीव करी गई हैं बाय विसल ब्लोअर ऑफिस ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ये बढ़ी हैं सिंस जब से ये खुला है 2011 में, तो नियरली 4000 ईयर से बढ़ी हैं। तो हम एक ऐसी एज ऑफ विसल ब्लोअर में रहते हैं, ऐसा जॉर्डन थॉमस का कहना भी है। एक फॉर्मर SEC थे ये ऑफिशियल, SEC ऑफिशियल थे, नाउ एट लेबटॉन सर्शरो, लॉ फर्म है वहाँ पे। तो सर्वे जो करे गए एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स के द्वारा, उसमें एक ये जो सर्टिफाइड एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स है ना, ये ग्लोबल ग्रुप है फाइनेंशियल स्लूथ्स के लिए, तो इनके द्वारा सर्वे करे गए, उनमें पता यही लगा कि भाई लीडिंग मैकेनिज्म जो रॉन्ग डूइंग जो गलत हो रहा है उसको बाहर निकालने का ये है, और वेल अहेड ऑफ ऑडिट एंड रेगुलेटरी रिव्यूज से ज़्यादा अच्छा है विसल ब्लोअर, अगर कोई बंदा खुद ही बता दे तो। इसके अलावा भी क्या होता है, ये कंपनी पनिश कर देती हैं विसल ब्लोअर्स को प्रेस करने की बजाय, तो ये एक इशू क्रिएट होता है। आइडियली देखिए जो फर्म्स हैं वो ऐसा फॉर्मल सिस्टम रखें जिसमें प्रॉपर हेयरिंग हो, कंप्लेंट्स को नोट करा जाए, उनके खुद के लिए एज वेल एज उनके लिए भी, साथ में जो विसल ब्लोअर्स हैं। तो जब रिपोर्ट नहीं करता कोई गलत काम कंपनी का, तो मेन रीज़न यही होता है क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी के खिलाफ ना जो है वो कोई एक्शन ले लिया जाए, है ना। अच्छा, ये तो डर होता ही है, बट मेन डर ये नहीं होता है कि उसके खिलाफ रिटेलिएशन होगा, बट ये सस्पिशन क्या दैट थिंग विल बी डन अबाउट इट। अब ये भी तो होता है ना, एक तो ये होता है कि चलो हमारे खिलाफ ना कुछ हो जाए, वो तो चलो अलग की बात है, लेकिन एक डर ये भी होता है क्या पता मैं बताऊं और इससे जो है कोई भी इसके खिलाफ जो है कदम ही ना उठाया जाए। कंपनीज ज़्यादातर विसल ब्लोअर्स को ऐसा देखती हैं कि हो सकता है कि इसको ये पसंद ना हो, इसलिए ये ऐसे भड़का रहा है, रिवेंज ले रहा है, या कोई मतलब है इसका, कोई फ़ायदा है ना ग्रीड में। बट स्टडीज़ कंसिस्टेंटली ये दिखाती हैं कि ज़्यादातर जो है वो राइट
या रॉन्ग से ही ड्रिवन होते हैं। दैट इज़ वाई मोर देन 90% उनमें से जो हैं वो साउंड करते हैं अलार्म इंटरनली फर्स्ट, है ना, पहले इनके अंदर से आवाज़ आती है, फिर ये अथॉरिटीज़ और न्यूज़पेपर को बताते हैं। तो गिवन द चॉइस दे वुड रादर वार्न दैट अक्यूज। अच्छा, इसके चलते एक एक्ट भी आया था जिसे कहते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का ये एक्ट आया था। इसने प्रोटेक्ट किया था विसल ब्लोअर्स को। विसल ब्लोअर मतलब ऐसा इंसान, पीपल मेकिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर रिलेटेड टू एन एक्ट ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर और क्रिमिनल ऑफेंस बाय अ पब्लिक सर्वेंट। तो ये ऐसा विसल ब्लोअर की डेफिनेशन इसमें डाली गई थी। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट या कोई भी दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, ये ऐसा डिस्क्लोजर कर सकता है सेंट्रल या स्टेट विजिलेंस कमीशन के सामने, और हर एक कंप्लेन को प्रॉपर कंक्लूड हर एक कंप्लेन के अंदर आइडेंटिटी होगी जो कंप्लेनेंट है उसकी। फर्दर विजिलेंस कमीशन कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगी आइडेंटिटी को कंप्लेनेंट की, एक्सेप्ट टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर मान लीजिए उनको सही लगता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से तो बताना ही पड़ेगा भैया, उसके अलावा कंपनी जो है उसकी आइडेंटिटी नहीं खोलेगी। ये जो बिल है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, ये पेनलाइज करता है कोई ऐसे व्यक्ति को जो मान लीजिए आइडेंटिटी को खोल दे कंप्लेनेंट की, और पेनल्टी उसके भी खिलाफ ये करता है कि जो व्यक्ति फॉल्स कंप्लेन करता हो, गलत तरीके से कंप्लेन कर रहा हो या झूठी कंप्लेन कर रहा हो। ठीक है, दो अमेंडमेंट जो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में लाया गया वो एक ऐसा कदम था इसी डायरेक्शन में विच मेड द थ्रस्ट टुवर्ड्स फ्रॉड एलिमिनेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट विजिल मैकेनिज्म। ये अमेंडमेंट जो है वो डेवलप करा गया इन द आफ्टरमैथ। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल हुए थे ताकि लूप होल्स थोड़े हटाए जाएं थ्रू स्ट्रिक्टर कंप्लायंस से एंड ट्रांसपेरेंट नॉर्म से एज कम्पेयर टू द अर्लियर इम्पोज्ड। तो ये कहानी है ना, ये पूरे एज ऑफ विसल ब्लोअर हमने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो कि है राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट थिंग, है ना, इसको आप गौर से समझिएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ मैं। साथियों, इंडियन पार्लियामेंट लेकर आई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एक्ट सिग्नल करता है मार्च फ्रॉम डार्कनेस ऑफ सीक्रेसी टू डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, कि जैसे जैसे ये एक्ट आया है तो समझ लीजिए इस चीज़ को दर्शाता है कि जो मार्च सीक्रेट चीज़ें थीं उनसे अब बढ़ा किस तरफ है, ये बढ़ा है अब सीधा सीधा ट्रांसपेरेंसी की तरफ, है ना, ट्रांसपेरेंसी का सवेरा दिखा रहा है। ये ओपन अप करता है सरकारी रिकॉर्ड्स को कि पब्लिक स्क्रूटनी करें, देयर बाय सिटीजन्स को अलार्म करता है विद अ वाइटल टूल टू इन्फॉर्म देम अबाउट वॉट द गवर्नमेंट डज। ठीक है, मतलब नागरिकों को सब पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है, जो कर रही है वो कितने अच्छे से कर रही है, तो इससे सरकार ज़्यादा अकाउंटेबल बनती है। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसको एक ऐसी चीज़, एक ऐसी की के तौर पे देखा जाता है जिससे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और मजबूत होती है एंड लोग और ज़्यादा मतलब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस बनती है, जो जनता पे ध्यान दे, जनता के हिसाब से चले, समझे। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये और मजबूत बना सकता है गरीब आदमी को, पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, कि वो डिमांड करे और इन्फॉर्मेशन भी पाए अबाउट पब्लिक पॉलिसीज़ और एक्शंस को लेके, इसलिए उनको वेलफेयर की तरफ लेके जाएं। तो ओपननेस इन द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशरी, ये एक कल्चर है जिसे प्रॉपर नर्चर करा जाना चाहिए विद प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बीन एन एक्सेप्शन। ठीक है, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी तो एक्सेप्शन हो गई ना। मान लीजिए कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो सरकार भाई उसके हिसाब से, सरकार के हिसाब से ये चीज़ नहीं बतानी है, ये देश से रिलेटेड है और बहुत ही प्राइवेट चीज़ है, ये चीज़ नहीं बतानी है, तो ऐसी एक बात अलग हो गई। उसके अलावा जो है कुछ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जनता को अगर कोई मांगता है कि भाई आपने ऐसा ऐसा किया, किसी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक पावरफुल तरीका है
करप्शन से लड़ने का, कि मान लीजिए अंदर ही कोई काम चल रहा है, लोगों को तो कुछ बताया नहीं जा रहा है इस बारे में, है तो इसके लिए बढ़िया है। एक इफेक्टिव तरीके से अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो इससे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जिसमें जो है वो विजिलेंट होगा, जिससे फंक्शनिंग जो ज़्यादा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझे। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट बिटवीन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये एक जेनरिक टर्म था जिसका यूज़ करा जाता था रिफ़र करने के लिए एक ऐसे लॉ को, ठीक है, ऐसे लॉ को जिसे बनाया गया था ताकि कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जा सके, जैसे है ना, इंक्लूडिंग बट नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द अफेयर्स ऑफ स्टेट, डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी, एस्पाइनेज एंड अदर स्टेट सीक्रेट्स। मतलब समझाती हूँ। देखिए ये ओरिजिनली इन्वेंट करा गया था ब्रिटिश के द्वारा, बाद में तो ये एक्सपोर्ट कर दिया गया था कॉमनवेल्थ को। इसका बेसिकली मतलब ये था, ये डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि कुछ तरीके की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखें, है ना, इंक्लूडिंग बट नॉट ऑलवेज लिमिटेड नहीं होंगी इन्फॉर्मेशन जिसमें इन्वॉल्व हो स्टेट ऑफ अफेयर्स, डिप्लोमेसी वगैरह, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह। तो इसके क्रिटिसिज्म क्या रहे थे वो हम समझते हैं। क्रिटिसिज्म क्या थे इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, थोड़ा समझिए। सबसे पहला तो ये ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था। कॉन्फिडेंशियल रखने की बात है ना, तो प्राइमरी बात तो यही है इस एक्ट की कि यहाँ पे जो लॉजिक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ये यहाँ पे ये फ्लिप कर रहा था। ये अच्छा लॉजिक, जहाँ पे स्टेट को ट्रांसपेरेंट रहना है अपने नागरिकों को, यहाँ तो लेकिन कॉन्फिडेंशियल रखने की बात हो रही है। तो स्टेट को तो अच्छी खासी इसके अंदर पावर दे दी गई थी कि आप इंफॉर्मेशन को जनता की लिमिट से तो एकदम दूर रख सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेट बता देंगे आप तो जनता उसके बारे में नॉलेज पा ही नहीं पाएगी। दूसरा क्या, दूसरा है कॉलोनियल एंडाउमेंट। इसका देखें ज़रा, अगर यहाँ पे दिया होंगे इसके क्रिटिसिज्म, ठीक है, ओके। ये देखिए, ये हमने कॉम्प्रोमाइजेस ट्रांसपेरेंसी बताया। कॉलोनियल एंडाउमेंट ये क्या है भाई? देखिए इस एक्ट को 1923 में लाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था ताकि कुछ तरह की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखें, ठीक है, इंक्लूडिंग बट नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द अफेयर ऑफ स्टेट, डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी, एस्पाइनेज एंड अदर स्टेट सीक्रेट्स। अच्छा, तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है, तो ये है ना, इसमें तो अंग्रेज़ों की बदबू आ रही है। तीसरा, यूज़ ऑफ वेग टर्म्स। अब देखो ना, इसमें यहाँ प्रोविजंस जो एक्ट ये वेग है, क्लियर नहीं है अपने नेचर में, है ना। ये इंटरप्ट हो सकता है आर्बिट्रली, जैसे कुछ टर्म यूज़ करे गए हैं सेक्शन 2 पार्ट 8 सबसेक्शन डी में OSO के, जैसे प्रोहिबिटेड प्लेस लिखा है, एनी रेलवे, रोड, वे और चैनल और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय लैंड और वाटर लिखा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से बना ले एज अ प्रोहिबिटेड प्लेस। तो अब ये अपनी मर्जी से इसकी डेफिनेशन बताई जा सकती है ना, तो कुछ चीज़ें एकदम क्लियर नहीं है इसके अंदर कि प्रोहिबिटेड प्लेस है तो कौन कौन सी प्रोहिबिटेड प्लेस, ये सब नहीं लिखा है। उसके बाद आर्बिट्ररी प्यूनिटिव एक्शन, ये क्या है? देखिए, पनिश कर सकता है कम्युनिकेशन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो ली गई हो कॉन्ट्रावेंशन इस एक्ट से। मान लो ऐसा हो कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ गई हो जो कम्युनिकेट हो गई, उधर से उधर हो गई हो, और वो इस एक्ट से विपरीत जा रहा हो, मतलब एक्ट के हिसाब से लग रहा हो कि कम्युनिकेशन गलत हो गई है कम्युनिकेट, तो इसमें पनिशमेंट मिल जाएगा उस व्यक्ति को या जहाँ से भी वो लीक हुई है। इसलिए ये प्रोविज़न तो विसल ब्लोअर ने अगर कोई बात कह दी तो ये उनको टारगेट कर लेगा। जर्नलिस्ट ने कोई बात कह दी तो जर्नलिज्म में टारगेट कर देगा। नो मैटर कि कितना क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन जनता के लिए, डजेंट मैटर, सिर्फ उन्होंने कह दी तो समझ लो दिक्कत होने लग गई। तो इसलिए आर्बिट्ररी प्यूनिटिव एक्शन लेता है ना, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अच्छा, तो अब डिमांड आई डाइल्यूट करने की, ख़त्म करने की इस OSA को, दैट इज़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को। तो लॉ कमीशन ने 1971 में 1971 में इस बात को ऑब्जर्व किया कि जस्ट बिकॉज एक सेकुलर जो है वो मार्क करता है सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, तो इससे प्रोविजंस इस एक्ट की अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, दो नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी चांसेस। अब हुआ क्या, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया 2006 में, इसकी रिपोर्ट इन्होंने ये रिकमेंड करा इस OSA के लिए कि इसे रिपील कर दिया जाए।
ख़त्म कर दिया जाए, इसे चैप्टर के अंदर रख दिया जाए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के, जिसमें प्रोविजंस हो रिलेटेड टू ऑफिशियल सीक्रेट्स। और ये कहा कि भैया OSA बेकार है, ये ट्रांसपेरेंसी को सोसाइटी के अंदर जो है वो रोकता है। कमेटी को बनाया गया सन 2015 में रिव्यू करने के लिए OSA को इन द लाइट ऑफ RTI, और ये रिकमेंड करा कि जो OSA है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अब बात आती है कि लीगल पोजीशन क्या है RTI की, अगर हम कंपेयर करें इसको OSA से। तो देखिए, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया ना 2005 में, तो एक नया चैप्टर था ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन में सेरकार और उनके नागरिकों के बीच में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने समवॉट डाइल्यूट कर दिया इस OSA के स्कोप को। सेक्शन नंबर 22 जो RTI एक्ट का था वो पूरी तरह से खुल के ये कहता है कि ये OSA को ओवरराइड करता है, उसके ऊपर आ रहा है। मतलब ये ओपन नहीं है सरकार को कि वो डिनाई करे एक्सेस किसी भी डॉक्यूमेंट का जिसे RTI के द्वारा सवाल किया गया है, मांगा गया है, ऑन द बेसिस कि ये सिर्फ ये डॉक्यूमेंट तो OSA के अंदर आता है। ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो वो डॉक्यूमेंट सरकार को प्रेजेंट करना पड़ेगा। रैदर सरकार को जस्टिफाई नहीं तो करना पड़ेगा कि क्यों वो इन्फॉर्मेशन आप रोक रहे हो, है ना, अंडर द आर्ग्यूबली नैरोअर एक्सेप्शन क्लॉजेस जो RTI एक्ट के हैं खुद में, उसमें ही इन्हें बताना पड़ेगा सरकार को कि क्यों आखिरकार आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ये बता दो। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 8 पार्ट 2 जो RTI एक्ट का है वो इनलिस्ट करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी हैं वो अलाउ करें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को जिसे कवर करा गया है अंडर द OSA, अगर पब्लिक इंटरेस्ट ये इन डिस्क्लोजर है, आउटवे कर रहा है हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो भाई सीधी बात है ये यहाँ पे करा जाए। अच्छा, तो जब से RTI एक्ट का जन्म हुआ है, ठीक है, तो यही समझ लीजिए ट्रांसपेरेंसी और बढ़ती गई है सरकार और सिटीजन्स के बीच में। दूसरी तरफ OSA ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव लॉजिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के, वेयर एज स्टेट ये सपोज टू बी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सिटीजन्स को, लेकिन OSA तो कहता है कि नहीं भैया छुपा के रखो चीज़ें। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स ये जस्टिफाइड है, बट जब अनएथिकल प्रैक्टिस करी जाती है, भाई सिक्योरिटी तो ठीक है, ज़रूरी है देश के लिए कुछ चीज़ें, लेकिन जब अनएथिकल तरीके से आप अपने हाथ में पूरी पावर ले लोगे, लोगों की आवाज़ें दबाने की कोशिश करोगे, इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करोगे, तो गलत है। तो OSA यहाँ पे क्रिटिसिज्म इसीलिए फेस करता था और इसकी डिमांड आई कि इसको अब डाइल्यूट कर दो भाई, इसको ख़त्म कर दो। ठीक, बात समझ आ गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको छोड़ के पहले हम आपको वो बता दें कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये क्या है भाई साहब। अब ये समझिए थोड़ा सा। देखिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये इसको पॉसिबल बनाता है कि आइडियाज़ हो गए, ओपिनियंस हो गई, कल्चर डाइवर्सिटी हो गई, नॉलेज हो गई, एजुकेशन हो गई, ये एक्सेसिबल हो कहीं भी, किसी भी वक्त एंड किसी को भी। तो इससे क्या होगा, इससे ये इनेबल करता है कि पोजीशन सिटीज़न और उनके राइट्स की मजबूत हो। दूसरा, इजी अंडरस्टैंडिंग हो, आसानी से समझा जाए कल्चर, स्टेट, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक और गार्जियनशिप और मैनिपुलेशन को। तीसरा, कि एक्सपोजर हो करप्शन का, इनजस्टिस का, अब्यूज़ ऑफ पावर का या कोई भी तरीके का टेररिज्म का। चौथा, इग्नोरेंस और ह्यूमन डिज़ास्टर में कमी हो। पांचवा, कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ और एथिक्स हैं पीसफुल लिविंग, एक साथ रहने के, वो और मजबूत हो। अच्छा, तो ये तो हो गया, इससे इनेबल ये होगा जब इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन होगा। दूसरा, कि इसको अगर करना है तो यहाँ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी ना। टू मेक दिस हैपन द फॉलोइंग शुड बी डन। क्या? पहला, कि रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से हर एक व्यक्ति को अवेलेबल कराई जाए। दूसरा, कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो कॉमन हो और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो कि सब लोग समझ तो सकें, इंफॉर्मेशन पा के समझ ना पाएँ तो क्या फ़ायदा होगा। तीसरा, कि इंफॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल हो। कैसे? डिजिटल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें होंगी। उसके बाद समझिए कि जो इम्पॉर्टेंट टेनेंट्स हैं इंश्योर करने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को, वो क्या क्या हैं ये समझिएगा। सबसे पहला,
सबसे पहला तो ये कि प्रमोशन ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट को और प्रमोट करा जाए। जो इफेक्टिवनेस है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की लॉ की, वो डिपेंड करती है अपॉन हैविंग अ कल्चर ऑफ ओपननेस। ओपननेस देखिए होनी चाहिए, है ना। ये बिगेस्ट चैलेंज होगा जो डेमोक्रेटाइजेशन फेस करता है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फेस करती है। एज कल्चरल चैलेंज इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग अबाउट। दूसरा क्या, दूसरे नंबर पे आता है मोर डिस्क्लोजर। इसका मतलब इसमें बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि बॉडी सीकिंग टू डिनाई एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विल हैव टू फेस ऑनर्स दैट इट मे लेजिटिमेटली बी विदहेल्ड। हाउएवर, कोई भी पब्लिक ऑफिस को एक्सक्लूड नहीं करा गया है इस लॉ के अंदर से। तीसरा कि ऑब्लिगेशन टू पब्लिश। देखिए, पब्लिक बॉडीज़ जो है उनको रडार पे रखा जाए एंड ऑब्लिगेशन हो कि हम पब्लिश करेंगे मेजर की इंफॉर्मेशन को। तो ये सारी कहानियाँ हैं। अब तीसरा इसी में आता है, 1 सेकेंड, इम्पीडिमेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ RTI एक्ट। ठीक है, तो लो पब्लिक अवेयरनेस है। एज पर RTI एक्ट इट इज़ द ओनर्स ऑफ गवर्नमेंट कि वो जनता को अवेयर कराए, है ना, लोगों को इस एक्ट को लेके। सिर्फ 30% इंडियंस को पता है इस एक्ट को लेके, वाइल जो गांव दराज के रूरल एरियाज़ के लोग हैं ये तो समझ लीजिए कम है, 10% से। 10 टू हैव अवेयरनेस, यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन लेकर आए जाएँ, RTI को स्कूल के सिलेबस में डाला जाए, मजबूत करें सिविल सोसाइटी का रोल। तो ये सब किया जा सकता है। दूसरा क्या, दूसरा आता है डाइल्यूशन ऑफ लॉ। इसमें क्या कि रीसेंट अमेंडमेंट जो RTI एक्ट में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर देता है कि आप फिक्स करिए टर्म्स और सर्विस कंडीशन को इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, बोथ ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे। इससे क्या होगा कि इससे ऑटोनॉमी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो है इसने जो है हैम्पर करी। दिस हैज़ हैम्पर्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अच्छा, उसी के अंदर तीसरा क्या कि डिले इन डिस्पोजल ऑफ अपील्स एंड कंप्लेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइम इज़ एन इनवैल्यूएबल एसेट। आपको मालूम है भाई, समय बहुत ही ज़्यादा ऐसी है ना कि समय बर्बाद नहीं कहो, एक बार गुजर गया, इनवैल्यूएबल एसेट है। कोई भी व्यक्ति वो सोचेगा एंड इट हैज़ ग्रेट बेयरिंग इन एनीवन्स लाइफ। समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जो एफिशिएंसी है RTI एक्ट की वो सफ़र करती है व्हेन इट कम्स टू डिस्पोजल ऑफ सेकंड अपील, एज RTI जो है वो प्रोवाइड करता है टाइम लिमिट जिसके भीतर फर्स्ट अपील को पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाए, उनकी फर्स्ट अपील ही सुन ली जाए। हालांकि जो एक्ट है वो कोई लिमिट नहीं प्रोवाइड करता जिसके अंदर सेकंड अपील जो CIC के है ये उसके अंदर सुनी जाए। इस रीज़न की वजह से यहाँ पे हाई बैकलॉग है, डिले है हेयरिंग में केसेस के। तो ये है कहानी। अब आगे बढ़ा जाए और बात करी जाए कोड ऑफ एथिक्स की। आइए समझते हैं कोड ऑफ एथिक्स के बारे में कुछ कहानियाँ। साथियों, जो कोड है ये पूरी तरीके से एग्जाम्प्लीफाई करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को पब्लिक सर्विस के। जब इसको कुछ सर्टेन क्लास ऑफ लोगों पे लगाया जाता है, जैसे पब्लिक सर्वेंट्स, डॉक्टर्स पे, तो कोड्स ये अल्टीमेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जिस पे पूरे प्रोफेशंस आर बिल्ड, है ना, सब प्रोफेशंस पे बने हैं। ऑफन कोड्स आर व्हाट प्रोफेशनल्स यूज टू मेक द क्लेम दैट दे आर प्रोफेशनल्स एंड आर often the founding documents for a profession, example Hippocratic oath। तो एज अ फंडामेंटल बेस ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स, पॉलिटिकल और सिविल सर्विस
यूज्ड टू कैरी आउट देयर पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अब यहाँ समझिए कोड जो है वो क्लियरली ये चीज़ दिखाते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को, एज वेल एज यहाँ पे एक विजन प्रोवाइड करते हैं फॉर विच जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो जो चाहते हैं उसको। इसलिए इंड्यूसिंग मॉनेटरी रिफॉर्म, ऐसा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाना या फंडिंग करना इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स की बिना किसी प्रोफेशनल गवर्नमेंट वर्कफोर्स के, ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना। अगर मान लीजिए काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो फंडामेंटल मैकेनिज्म इंश्योर करने के लिए प्रोफेशनलिज्म को ये कोड ऑफ एथिक्स है। और कोड ऑफ एथिक्स ये एक रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसे ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है अपने ऑफिशियल्स को, ठीक है, गाइड करने के लिए इनके कंडक्ट को इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्राइमरी वैल्यूज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ये इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो बिलोंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये कंसिस्टेंट अप्रोच ले कैरी आउट करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिसीजंस एंड जनरल ऑब्लिगेशंस और इनके ऊपर हों, बट दे आर फार मोर देन दैट। ओके, तो ये ऑफन कैप्चर करता है विजन ऑफ एक्सेलेंस को, या फिर जो इंडिविजुअल और सोसाइटी जो चाहती हैं, है ना, व्हाट दे कैन अचीव। तो एक कॉमन फिलोसफिकल डेफिनेशन जो है आपकी एथिक्स की, वो है साइंस ऑफ कंडक्ट्स एंड वैल्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रिस्पेक्ट आता है, ऑनेस्टी आती है, फेयरनेस आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ये सारी वैल्यूज़ ये ट्रांसलेटेड हैं इनटू द कोड ऑफ एथिक्स में। ये वैल्यूज़ वैरी करती हैं इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ के बीच में। अब देखिए यहाँ पे हॉफस्टीड की जो 4 वैल्यू ऑफ डायमेंशंस थी 1980 में इन्होंने दी थी, ये मदद करती हैं समझने में कल्चर वैल्यू क्लैशेस को। तो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म वैल्यूज़ ये अफेक्ट करती हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के। 4 इम्पॉर्टेंट की एथिकल प्रिंसिपल्स जो हैं वो हैं, एक तो हो गया इगैलिटेरियनिज्म, एक हो गया यूटिलिटेरिज्म कि मतलब हाईएस्ट गुड हो जो हम काम करें, फिर है इंडिविजुअल राइट, और फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये सब हम पुराने में कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुराने पार्ट्स में। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉलो करते हैं यूटिलिटेरिज्म अप्रोच को एथिक्स के अंदर, वो डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन देयर आउटकम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे। अब यूटिलिटेरिज्म बता ही दे रही हूँ, हालांकि 50 बार बता चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 से समझते आएंगे, नहीं तो चैप्टर बहुत लंबे हो जाएंगे। कि मतलब हम जो भी कर्म करें वो ग्रेटेस्ट गुड पहुंचाए और उसका कम से कम हार्म हो। तो ऐसे जब डिसीजन हम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनके आउटकम कैसा निकलेगा उसी को सोच के लेंगे। तो एथिकल बिहेवियर इन्फ्लुएंस है बाय मॉरल इंटेंसिटी से, एथिकल सेंसिटिविटी से और सिचुएशन पे। भारत के अंदर जो करंट सेट ऑफ एथिकल नॉर्म्स हैं वो हैं कंडक्ट रूल्स, जो कि आपको सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 में देखने को मिलेंगे, एंड एनालॉग्स रूल जो कि एप्लीकेबल हैं मेंबर्स पे ऑल इंडिया सर्विसेज के या एम्प्लॉयज़ पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के। तो कोड ऑफ बिहेवियर जैसे कि इनिशिएटेड है इन द कंडक्ट रूल्स वाइल कंटेनिंग सम जनरल नॉर्म, जैसे कि इंटीग्रिटी मेंटेन करना, एब्सोल्यूट डिवोशन ड्यूटी के लिए, किसी चीज़ में ऐसा इंडल्ज नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना इन कंडक्टिंग या अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज जनरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स कैटलॉगिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ डीम्ड अनडिज़ायरेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो ये सारे जो कंडक्ट रूल्स हैं वो कोड ऑफ एथिक्स नहीं बनाते। अच्छा, 7 यहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ है जिन्हें रिकमेंड किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा, जिसके माध्यम से इन 7 चीज़ों के माध्यम से यहाँ पे मेजर किया जा सकता है किसको, परफॉर्मेंस को सिविल सर्वेंट्स की। ठीक है, तो इनमें हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो है सेल्फलेसनेस। क्या है? सेल्फलेसनेस। ओके, दूसरे नंबर पे आता है इंटीग्रिटी, फिर है अपना ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ देखते जाइए, मैं लिखती भी जा रही हूँ, जो एक्सप्लेन करने वाली बात होगी मैं कर दूँगी। ऑब्जेक्टिविटी भी एक्सप्लेन करूँगी। चौथा है अपना अकाउंटेबिलिटी। ओके, 5वां है ओपननेस, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ, अभी इस बार जो है ना नया एडिशन में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। ओपननेस, उसके बाद आती है बात ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी
और उसके बाद आती है लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप। तो आइए थोड़ा थोड़ा समझते हैं एक एक करके। जैसे मैंने पहला बताया था, जो वो बताया था मैंने, सेल्फलेसनेस। तो सिंपली पुट दिस मीन्स होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस ये एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि अपने आप का काम ऐसे करें कि ये सब सर्व करें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अपना मतलब नीचे रखें, पब्लिक का मतलब पब्लिक के लिए कार्य ज़्यादा सही से करें। ठीक, फिर इंटीग्रिटी की बात करें तो कॉन्सेप्ट अच्छा खासा जाना माना कॉन्सेप्ट है। पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे अपने आप को ऐसे मैटर्स से दूर रखें जिससे उनकी वफादारी में कोई भी कमी आए, सच्चाई से काम करना है। तीसरा मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्टिविटी। तो ये ड्यूटीज़ पब्लिक ऑफिस की वो होल्डर के हाथ में है। अथॉरिटी डिसीजंस ले, जैसे अपॉइंटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट देना, रिकमेंडेशन, बेनिफिट वगैरह जो हैं वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं, चॉइसेस जो है कैन नॉट बी अलाउड टू बी, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए किसी भी क्राइटेरिया में अदर देन मेरिट। मेरिट के बेसिस पे इनको सब कॉन्ट्रैक्ट मिले। डिसीजंस जो हैं वो फ्री हो फ्रॉम द वाइस ऑफ कैप्रीज, मतलब अनअकाउंटेबल मूड या बिहेवियर पे नहीं यहाँ पे काम होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जुडिशरी के हिसाब से काम करें। जो रिक्वायरमेंट है रीजंस, रिकॉर्डिंग रीजंस की, वो सेफगार्ड करेगी दैट इनहिबिट द डिसीजन मेकर फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टिव। फिर उसके बाद क्या, चौथा क्या बताया मैंने, चौथा बताया अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में कोई भी पब्लिक ऑफिस ये ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होता है, इसलिए पब्लिक फिगर जो कोई भी तरह का स्टेट एक्शन कर रहे हो एंड इसके अंदर मेंबर्स आते हैं लेजिस्लेचर के, ये सब अकाउंटेबल है अपने उन सारे एक्शंस के लिए जो लिए जाते हैं इन परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ दैट ऑफिस। ये नेचुरली फ्लो करता है फ्रॉम दिस दैट every act of commission and omission has to yield to scrutiny whether by way of internal या external audit mechanism के माध्यम से। यहाँ जो यूसेज है एक्सप्रेशन ऑडिट का, ये नैरो सेंस में नहीं है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के, बट अप्रेजल को लेके है, कॉजेज या कॉन्सिक्वेंसेज जो हर एक स्टेट एक्शन के हैं उसको लेके। फिर मैंने बताया पांचवा क्या है, पांचवा है ओपननेस। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई भी देयर इज़ नो बेटर डिसइंफेक्टेड दैट सनलाइट। आपको मालूम है ना, सनलाइट से ज़्यादा कोई ऐसा है ही नहीं जो किसी चीज़ों को एकदम सब साफ कर दे। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल रहेगी, तो ऑफिशियल एक्ट्स में तो सब बहुत बढ़िया रहेगी। जुडिशरी फॉलो करती है इसको, थर्ड ट्रांसपेरेंट ओपन हो, ट्रांसपेरेंसी से चेक्स आते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया था, ज़रूरी था, अच्छी हमारे देश के अंदर सही राह पे देश को ले जाने को लेके। क्लियर। उसके बाद एक ऑनेस्टी, ये सब तो अच्छी खुद में ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जुडिशरी में हम फॉलो करते हैं रूल को दैट जस्टिस इज़ नॉट ओनली टू बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो जो रूल्स हैं नेचुरल जस्टिस के जो गवर्न करते हैं जुडिशियल एथिक्स को, इसमें ज़रूरत होती है एसेंशली दैट पर्सन को आप जज नहीं कर सकते अपने खुद के कॉज के लिए, है ना। ये जो ऑनेस्टी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आता है, अपने मतलब से नहीं करना है। पब्लिक ऑफिस जो होल्ड करते हैं वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को किनारे रखें, पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो ज़्यादा रखें। मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर उनकी पब्लिक ड्यूटीज़ में आता है तो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देंगे। और इसी से ही यहाँ पे हम सब कुछ यहाँ देखेंगे। मैंडेटरी डिक्लेरेशन जो टाइम ऑफ एंट्री का है पब्लिक ऑफिस में, पीरियोडिकली देयर आफ्टर ये बात इंश्योर कराएगा काइंड ऑफ प्रोबिटी को वी वुड लाइक टू बी इन प्लेस। अभी क्या, अब आई बात लीडरशिप की। तो ये प्रिंसिपल ये इन आर्टिकुलेशन में है ऑफ द सेम आइडिया जैसे कि रिफ़र करा गया है महात्मा गांधी के एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के साथ। एक सच्चा लीडर हमेशा लीड करेगा खुद के एग्जाम्पल से। अगर लीडर ऑनेस्ट है, सिंसियर है, कमिटेड है किसी काम को लेके जो उसको दिया गया है, तो उसकी ये वाइब्स उसके आस पास के लोगों तक भी पहुंचेंगी और एटमॉस्फेयर को और क्लीन करेंगी और बढ़िया करेंगी और लोग भी उसकी इसी राह पे चलेंगे। ठीक, क्लियर। अब पब्लिक सर्विस बिल आया 2006 का, समझते हैं ये क्या है। बस ये लास्ट टॉपिक ही इसको कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो इसको नहीं करेंगे। पब्लिक सर्विस मतलब चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पब्लिक सर्विस बिल क्या है 2006 का। देखिए पब्लिक सर्विस बिल
एन्यूमरेट्स फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड कोड ऑफ एथिक्स पब्लिक सर्विसेज के लिए इन्होंने डाल रखा था विद ऑब्जेक्ट ऑफ कि हमें एक प्रोफेशनल, पॉलिटिकली न्यूट्रल, मेरिट बेस्ड ऑन अकाउंटेबल सिविल सर्विस पे यहाँ पे इसको ऐसा बनाना है, डेवलप करना है। इस बिल के हिसाब से जो मेन वैल्यूज़ थी जिसके माध्यम से पब्लिक सर्वेंट्स गाइड होते थे, उनमें पहली थी कि अलग अलग आइडियल्स जो प्रियम्बल में संविधान के लिखे हैं उस हिसाब से काम करना है। दूसरा, ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग रहेगी। तीसरा, एक अच्छी गवर्नेंस हो ताकि लोगों का बेटरमेंट हो। चौथा, ड्यूटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली, इम्पार्शलिटी, ऑनेस्टली और इक्विटली काम करना है। चौथी बात नेक्स्ट बात, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट कि एक्ट हो विद इंटीग्रिटी एंड इन कोर्टियस एंड जस्ट मैनर तरीके से। उसके बाद मेंटेनेंस हो हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड का। उसके बाद मेरिट टू बी क्राइटेरिया इन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, हालांकि ये कंसिस्टेंट हो कल्चर, एथिक और दूसरी डाइवर्सिटीज़ ऑफ द नेशन के हिसाब से। उसके बाद इंश्योर करना इकोनॉमी और अवॉइड करना वेस्टेज को इन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, प्रोविज़न हो हेल्दी और कॉन्जीनियल वर्क एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट कि फंक्शंस ऐसे करें कि प्रॉपर देश की नेशनल, कम्युनिटी, रिलीजन को ध्यान में रखा जाए, ना कि किसी डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर या क्लास के साथ करें। प्रोटेक्ट करें गरीबों का इंटरेस्ट, अनप्रिविलेज और वीकर सेक्शन का इंटरेस्ट। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन कोऑपरेशन हो परफॉर्म करने में फंक्शंस को, दैट इज़ पार्टिसिपेशन हो हर एक लेवल पर्सनल का मैनेजमेंट में, और ऑनेस्ट और इम्पार्शियल और फ्रैंक एडवाइस दी जाए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, तो अब हम कोड ऑफ एथिक्स वगैरह से नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे और ARC की क्या रही थी एथिक्स को लेके वो सब भी जानेंगे, लेकिन अभी चैप्टर बहुत बड़ा हो गया तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों, लेकिन उसके पहले मुझे हर जगह पे फॉलो करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। सारी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप को और मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।